अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। कुछ ना समझे खुदा करे कोई, असेंबली में मंजूर होने वाले कागज के टुकड़े को करारदाद कहिए या सिंध हुकूमत की तरफ से दिया जाने वाला मेन्यू कार्ड। और अगर आप कानून से थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो फिर आप इस करारदाद को ख्याली पुलाव की सालिम देग भी कह सकते हैं। नाजरीन, इस करारदाद के मुताबिक अब रेंजर्स किसी भी मुश्तबा फर्द को पकड़ लेते हैं तो रेंजर्स को मशकूक शख्स से मुतल्लिक तमाम सबूत और शवाहिद सिंध हुकूमत यानी कि चीफ मिनिस्टर के सामने रखने होंगे। और अगर सिंध हुकूमत तस्दीक कर दे तो रेंजर्स इसे 90 दिन की तहवील में ले सकती है। और ख्वाहिश की इस लिस्ट में दूसरी शर्त है कि रेंजर्स को अगर किसी सरकारी इदारे या दफ्तर पर छापा मारना है तो चीफ सेक्रेटरी सिंध से पेश की इजाज़त लेनी होगी। हाँ जी, सिद्दीक मेमन साहब की ही बात हो रही है। सिद्दीक मेमन साहब से इजाज़त ज़रूरी होगी कि जो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही गैर कानूनी प्लॉटों की अलॉटमेंट केस में हिफाजती ज़मानत पर हैं। वैसे तो ये करारदाद कानूनी सुकम में बहुत से लोग मान रहे हैं कुछ ली जाएगी, और अगर कानून हाँ भी कर दे तो सिंध हुकूमत का रिकॉर्ड खूब है। डीजी रेंजर्स ने शाह साहब को जब 2 MPAs के हवाले से लियारी गैंग वॉर से ताल्लुक के हवाले से बताया तो शाह साहब यूं मुस्कुरा दिए कि जैसे कदकाट के एक बड़े अफसर ने इंतहाई नामाकूल और इंतहाई गैर ज़रूरी कहानी छेड़ दी हो। शुबा बजा है कि अगर रेंजर्स सिंध हुकूमत से इजाज़त लेने की पाबंद हो गई तो कोई डॉक्टर आसिम नहीं बनेगा, सब के सब मंजूर काका हो जाएंगे। खसखम जहां पार। वैसे आपको बताते चलें कि इख्तियारात महदूद करने में कानूनी सुकम है क्या। नाज़रीन, रेंजर्स एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत कराची में तैनात हैं। अब ये एक्ट रेंजर्स को इख्तियार देता है कि वो कौमी सलामती, दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, बत्ताखोरी, अगवा बराए तावान के ठोस शवाहिद और सबूत के साथ किसी भी शख्स को जब और जहां चाहे उठाकर 90 दिन के रिमांड पर रख सकती है। रेंजर्स को इख्तियार वफाकी एक्ट के तहत हासिल है और इसमें सूबे के हाथ बंधे हैं, मगर साईं जी मशरूत करारदाद के जरिए रेंजर्स को इजाज़त लेने और ठोस शवाहिद शेयर करने या दिखाने का पाबंद करना चाहते हैं। शाह जी को शायद ये भी इल्म नहीं कि एक जज भी रिमांड की इजाज़त लेते वक्त जो है वो जज को भी ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से कह सकें कि ये जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और शवाहिद हैं ये शेयर किए जाएं, ये दिखाए जाएं। अब इस होशबा हकीकत के बाद वज़ीर आला सिंध से पूछा जाए कि जनाब जो एक्ट जजेस को इख्तियार नहीं देता वो आप कैसे ले सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि सिंध हुकूमत रेंजर्स को सिर्फ बुलाने या वापस भेजने की दरख्वास्त कर सकती है। सूबाई हुकूमत जिस आइन के आर्टिकल 147 का हवाला देकर रेंजर्स के इख्तियारात महदूद करने पर तुली है, यह आर्टिकल इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 और पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के तहत रेंजर्स की तैनाती से खुद ही बेमायने होकर रह जाता है। इस कानूनी सुकम के बाद सवाल तो ये उठता है कि सिंध हुकूमत की इस मशरूत करारदाद की आईनी हैसियत क्या होगी। और अगर हाइपोथेटिकली सेइंग मशरूत इख्तियारात का नोटिफिकेशन आ भी जाए तो इसके कराची ऑपरेशन पर क्या असरात मुरतब होंगे, और गैर सियासी इदारों की मोहब्बत में निकलने वाले सियासी तर्ज की रैलियों को लगाम कैसे डाला जाएगा। ये जो रैलियां हम आज भी देख रहे थे, अब ये रैलीज़ के जो इंजीनियर्स हैं इनसे बराह रास्त वास्ता पड़ा तो तारीख तो बताती है ये वास्ता महंगा पड़ सकता है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर कौमी असेंबली मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर साहब। हमारा साथ दे रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो साहब, मुआविन खसूसी हैं वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब के। हमारे साथ फैसल वाडा साहब मौजूद हैं, रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब को कैसे भूल सकती हूँ, मेरे कॉलीग साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। आपसे स्टार्ट करूँगी शेख साहब, बता दीजिएगा कि ये किस, पहले बताइए इखलाकी तौर से देखें इस रेजोल्यूशन को, कानूनी एतबार से देखें, जायज़ा लें, किस या प्रैक्टिकली देखें कि ऑन ग्राउंड अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा। वे वुड यू लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम? बिस्मिल्लाह। मैं शुरू तो इससे करूँगा कि मेरे ख्याल में अगर ऐसा कुछ ही करना था तो एक सिर्फ 2 हरफ का एक ख़त चाहिए था। आप लिखते वफाक को लिखते जी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम खुद अब बड़े हो गए हैं, सब कुछ समझते हैं, सब कुछ संभाल सकते हैं, तो अब ले जाइए इसको वापस। तो आप वापस भेज देते, ये इतना कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं थी। और एक गवर्नमेंट को रेंजर्स को वापस भेज देते, मतलब क्या जरूरत थी। और फिर 16 तारीख महर क्या तोहफा दिया आपने उन 122 को। इधर एक चीफ मिनिस्टर सिंध जाके उनके पास बैठते हैं, उन माओं को देखते हैं, आंखों में उनके आंसू देखते हैं और खुद भी रंजीदा बैठे हुए हैं, और उसी दिन आपको ये करना था। आप कर रहे थे, चले एक दिन और आगे कर लेते।
کیا میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ بسائڈ دیٹ ایک شخص اگر آ گیا یا آپ نے قرار دادا، آپ کا حق ہے جی، اسمبلی آپ کی، اختیار آپ کا، کاغذ آپ کا، کونسل آپ کا، کر سکتے ہیں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. کئی گندی باتیں ہم بھی تو کر جاتے ہیں نا. میں یہ نہیں کہتا کوئی ایک چلے میں ان میں سے ہوں جو ایڈمٹ کرتے ہیں اپنی غلطی کو تسلیم کرنا شاید. اب میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان اختیارات سے سندھ کے اندر بالخصوص کراچی میں کچھ معاملات درست ہوئے تھے تو آپ کو کوڑا گھونٹ پی لینا چاہیے تھا. دیکھیے میرے خیال میں سب سے زیادہ شور جو آیا تھا وہ تو ایم کیو ایم کی طرف سے ہے. ایم کیو ایم نے انتہائی شور مچایا اور 100 آدمی ان کا پکڑا گیا اور اس میں سے 98 چھوڑ دیے اور 2 پکڑے گئے. تو اس میں اب میرے خیال میں وہ اب محسوس کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کی وجہ سے ان کی پوزیشن خراب ہو رہی تھی. اب انہیں اس بات کا احساس ہوا تو وہ اب رینجرز، فوج اور سب کے پیچھے کھڑے ہیں اور اس کی وہ بالکل بیک اپ کر رہے ہیں اس کو. اب یہ جو میرے سامنے کاغذ ایک پڑا ہوا ہے، اس کاغذ قرارداد کا مطلب ہے کہ ایک قرارداد آپ نے پیش کی، قانون سے یہ کلیش کرتا ہے. اگر رینجرز کو آپ نے جو اختیارات دیے ہیں وہ اختیارات مہر آپ نے دیے ہیں ٹیررزم ایکٹ کے تحت، جی بالکل، جو آپ نے خود آپ اس میں شامل تھے. ایبسلیوٹلی، مطلب پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی، ایم کیو ایم اس میں شامل تھی. عام آدمی کے لیے جس کو لیجسلیٹو گھورک دھندے میں جو کنفیوز بھی ہو رہا ہے، یہ لیجسلیٹو ایکٹ وفاق کا تھا ہے، اس کے تحت رینجرز ادھر موجود ہیں. رینجرز کو آپ نے بلایا، فیڈرل اتھارٹی سر، فیڈرل اتھارٹی آپ نے دی. سر پاکستان پروڈکشن آرڈیننس، اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997، اس کے تحت جو پاورز دی گئی ہیں اس کے تحت رینجرز ادھر ہے. سو انٹرسٹنگ بات ہے کہ آج جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی، ایکسپرٹس ایٹ لا، ماہر قانون جو ہیں، ان سب کا یہ ماننا تھا کہ یہ کورڈ ہے. یہ بیسکلی پروونشل پاور جو ہے نہیں ہے، ان کا یہ ماننا تھا یہ فیڈرل پاور ہے جو امپوز ہوئی ہوئی ہے جس کے تحت رینجرز ادھر موجود ہے. سو میں ایک بات میں اور کرنے جا رہا ہوں. رینجرز کوئی 1 سال سے یا 6 ماہ سے یا 2 سال سے وہاں پہ نہیں ہے. رینجرز وہاں پہ 1992، میں اگر غلط نہیں کہہ رہا 1992 سے، لیکن رینجرز وہاں پہ ایز اے سیکنڈ فورس کام کرتی رہی. وہ اسسٹ کرتے رہے پولیس کو، اور پولیس کے متعلق سندھ میں آپ کو پتہ ہی ہے، سندھ کو چھوڑے پولیس سب جگہ ایسی تھی. اب ایک جگہ سننے میں آتا ہے بس، باقی سب جگہ ایسی تھی ایک پولیس اپنے. اب جب رینجرز کو آپ نے اختیارات دیے، رینجرز نے بہت سارے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر ان کو ختم کیا. میں ویری انٹرسٹنگلی میں واڈا صاحب آپ کے پاس آتی ہوں کیونکہ آپ وفاق میں بھی صوبے میں بھی اپوزیشن میں ہیں. سو دیکھیں نا، مجھے تو اس کا لاجک سمجھ نہیں آتا. ویسے تو جو اختیارات دیے گئے رینجرز کو، اس کے تحت تو اگر آپ نے ڈیٹینشن آرڈر وہ محض جج کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ وہ سائن کر دیں، سائننگ اتھارٹی ہے جج بھی نہیں پوچھ سکتا یہ کریڈیبل انفارمیشن کون سی ہے تمہارے پاس، دکھا دو کسی کے حوالے سے کون سے شواہد ہیں، نہیں پوچھ سکتا. اب یہ اختیارات الحمدللہ قائم علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں پہلے مجھے دکھائیں، میں گو ہیڈ دوں گا تو ہوگا. ویسے سر اصولی طور پہ اخلاقی طور پہ بات کی جائے تو یہ تو اگر وفاق میں بھی ایسا ہو، اگر ہماری سٹنگ کیبنٹ کے اندر کوئی منسٹر بھی کرپٹ ہو تو یہ تو کسی بھی اٹونومس ادارے کو اجازت لینی ہی نہیں چاہیے. اگر آپ کے پاس شواہد ہیں، اگر آپ کے پاس ڈیٹیلز ہیں، یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل دا پرائم منسٹر اور دا چیف منسٹر. شکریہ مہر صاحبہ. یو شوڈنٹ ایکچولی. دیکھیں مہر صاحبہ، سب سے پہلے تو ٹو اسٹارٹ ود ہم نے دیکھنا ہے کہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ جب رینجرز نے اکراس دا بورڈ آپریشن کیا ہے اور ٹارگٹ کلرز اور مرڈرز اور فیسیلیٹیٹرز اور ٹیرر فائنینسنگ سے ریلیٹڈ کرپشن میں جو پیسہ بنایا گیا اس پہ ہاتھ ڈالا، تو اس میں 90% لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز، ایم این ایز، ایم پی ایز اور منسٹرز نکلے. تو ہمارے وہاں ڈیموکریسی کا مطلب ہے، اسپیشلی 2 پارٹی سسٹم کے اندر یہ بڑا کلیئر ہے کہ قانون ایک غریب آدمی کے لیے، موٹر سائیکل والے کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے تو ہے، لیکن یہ ابو دا لا ہیں. اور یہ جو انہوں نے ریزولوشن پاس کیا ہے، اور آپ بالکل 100% رائٹ ہیں کہ پی پی اے کے تحت اور اے ٹی اے دونوں چیلنج ہوتے ہیں جو کہ وفاقی ہیں. اور اس کا کلاز نمبر 2، 3 اور 4 اگر آپ پڑھیں تو آپ کو خود ہی ہنسی آ جائے گی کہ اس میں ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی فیسیلیٹیٹر، یعنی کہ اگر میں نے کسی کو کیش پیسہ دیا ہے بامنگ کے لیے، وہ مجھ سے سوال نہیں ہوگا. دیٹ اپلائز کہ اگر کوئی ملک دشمن بھی یہ کام کرے تو اس کو کوئی بس ہاتھ نہیں ڈال سکتا
صرف جو چلانے والا ہے بندوق یا بم بلاسٹ کرنے والا ہے وہ اس کو آپ پکڑ سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ شواہد ایز اے سی ایم کیسے اس کو اسیس کریں گے, یا وہ جج بھی ہیں. نمبر 2 انہوں نے یہ کہا کہ رینجرز جو ہے وہ کسی بھی سندھ کے ڈپارٹمنٹل ادارے کے اندر نہیں جا سکتی. اس کا مطلب اگر کوئی قتل کر دے اور سیوک سینٹر کے اندر چلا جائے تو پہلے ہم سی ایم صاحب یا چیف سیکرٹری کو بولیں گے, جو خود بیل پر ہیں, جیسے کہ آپ نے بھی بتایا, کہ وہ ہمیں دیں تاکہ وہ ان دی مین ٹائم رہے گا جیسے باقی ملک سے لوگ نکل گئے. اور تیسری موسٹ امپورٹنٹ مزیدار چیز یہ ہے کہ رینجر صرف اسسٹ کرے گی پولیس کو, جو ان کی پرسنل ملازم ہے, جن کا ڈی ایس پی خود کہتے ہیں کہ جی مجھے جان کا خطرہ ہے, مجھے شکیں چینج کرنی ہے. اور نہ ایف آئی اے, نہ نیب, نہ اسپیشل برانچ, نہ آئی بی, نہ ایم آئی, نہ آئی ایس آئی, کسی کو بھی نہیں کریں گے. تو مطلب یہ کس قسم کا مذاق ہے. اور وفاق کے پاس مجھے بڑے چودھری نثار صاحب محترم ہیں اور مجھے پسند بھی ہیں, ایماندار بھی ہیں, بڑے بے بس نظر آئے, جبکہ ان کا مینڈیٹ ہے, ان کے پاس ہے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ وفاقی لائر 2013 کا کورٹ کا کور بھی موجود ہے, جس میں اسٹریٹ ڈائریکٹیوز ہیں کہ آپ نے اگینسٹ ٹیررزم ایکشن کرنا ہے. اس کے بعد اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ایز وفاق, بیکاز وی انڈرسٹینڈ کہ آپ دونوں پارٹیز کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اور رویل اصغر صاحب نے بڑی زبردست بات کی اور ایڈمٹ بھی کیا. مجھے لگتا ہے کہ بیکاز ڈاکٹر عاصم کا 7 دن کا ریمانڈ بھی بڑھ گیا ہے, اگلا ایک ہفتہ بڑا کروشل ہے, کیونکہ اب سارا دیکھنا ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے. مظہر صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں, کیونکہ ہم بار بار حکومت کہتے ہیں, چودھری نثار کا بھی ذکر واڈا صاحب کہہ رہے ہیں, زمین آسمان کا شاید فرق ہے لہجوں میں, پرسیپشن کے اندر, بولنے کے طریقے, پالیسیز کے اندر. جو چودھری نثار صاحب جس طرح سوچتے ہیں اور جس طرح شاید یہ حکومت آگے چل رہی ہے, جو میاں صاحب آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں, سو ابھی تک کوئی آفیشیل ریاکشن اس پہ نہیں آیا. دا بال از ان فیکٹ ان دا گورنمنٹس کورٹ کہ اب فیڈرل گورنمنٹ کیا کرتی ہے, بیکاز یہ فیڈرل اتھارٹی کے تحت, فیڈرل ایکٹ کے تحت, فیڈرل لیجسلیشن کا جو کے تحت جو ایک ایکٹ بنا ہے, اس سے پاورز ڈرائیو کر کے رینجرز ادھر ہے. سو اب ایک صوبائی لیول کے اوپر اس میں کٹ اینڈ پیسٹ اینڈ کرٹیلنگ ہو سکتی ہے کہ نہیں, I mean, اب ڈپینڈ کرتا ہے ان کا ریاکشن کیا ہے. بٹ ان دا مین ٹائم مظہر صاحب ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنی ڈسکریپنسی آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ فیصلہ کتنا آسان ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے, گیون کہ شاید چودھری نثار صاحب از اے ہاک ان دس کیس, میاں صاحب پروبیبلی وانٹس ٹو بی اے ڈو. دیکھیں مہر, اصل ایک چیز تو یہ ہے کہ فار آل پریکٹیکل پرپز جو ہے وہ آپریشن تو اس وقت رک گیا ہے جی, اور آپریشن اس وجہ سے رک گیا ہے کیونکہ مسٹرسٹ بڑھ گیا ہے. یعنی اگر کوئی جے آئی ٹی اس وقت رینجرز تیار کر بھی رہی ہے یا جے آئی ٹی تیار ہو بھی گئی ہے, تو اب ان کو خوف یہ ہے کہ کیونکہ سندھ گورنمنٹ آلریڈی رینجرز کو ایک شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا ہے, تو رینجرز کی یا جو بھی جے آئی ٹی پیش کی جائے گی وہ کورٹ کے لیول پہ جا کے کہیں اس کا حشر ڈاکٹر عاصم کے کیس کی طرح نہ ہو جائے کہ پولیس نے جے آئی ٹی کو رد کر دیا. رینجرز بلائی گئی تھی 1989 میں جی, اور اس وقت ایک ایس او پیز گورنمنٹ نے بنائے تھے کہ رینجرز کو کیا کیا کام جو ہے وہ دیے جائیں گے. اس میں پھر تبدیلی آئی 2009 میں. 2009 میں انہوں نے رینجرز کو کچھ ایڈیشنل پاورز دیے سندھ گورنمنٹ نے, جس میں انہوں نے پولیس کے ساتھ ریڈ کرنے کے پاورز دیے. اس کے بعد 2013 میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ سیکشن 4 کے تحت ان کو پاورز دیے گئے. اس میں اب پرابلم جو یہاں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ معاملہ کوئی 6 مہینے پہلے بگڑا ہے. یہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ڈاکٹر عاصم کا کیس کیونکہ ہائی پروفائل کیس تھا, تو ڈاکٹر عاصم کے کیس پہ معاملہ گڑبڑ ہوا ہے. معاملہ گڑبڑ ہونا شروع ہوا ہے جب فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی پہ چھاپا پڑا ہے, کیونکہ ٹیرر فائنینسنگ کی سب سے بڑی کھیپ جو ہے وہ وہاں سے پکڑی گئی, اور اس میں ہوا یہ تھا اس میں کچھ لوگ فرار ہو گئے جن کے بارے میں رینجرز نے گورنمنٹ کو کہا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کریں. اور کیونکہ پہلے یہی ہوتا تھا, جو انہوں نے اب پاورز دی ہیں, پہلے رینجرز اس چیز کو فالو کرتی تھی کہ وہ ایپیکس کمیٹی میں پریزنٹیشن دیتے تھے, گورنمنٹ سے کہتے تھے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں, اور اس کے نتیجے میں کچھ لوگ فرار ہو گئے. رینجر سے جو غلطی ہوئی وہ ہوئی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہ جب چھاپا مارا انہوں نے. وہ میرا خیال ہے رینجرز کا مینڈیٹ وہ نہیں تھا اس وقت. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ریاکشن آیا تو پھر دے ریئلائزڈ, اور اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ سے انہوں نے رابطہ کیا, تو ایف آئی اے کو پھر وہ چیزیں دی گئیں اور رینجرز ان کو اسسٹ کرنے کے لیے کہا گیا کہ ان کیس
कहीं रेड हो और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो आप उसको असेस करेंगे। अब ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, इस रेजोल्यूशन में उस असिस्टेंस को रोक दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ रेंजर शराइत नहीं लगाए, आपने रेंजर्स को ये भी पाबंद कर दिया है कि फेडरल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वो अगर रेंजर्स की मदद मांगे तो रेंजर्स उनकी मदद नहीं करेगी। ये लिखा नहीं है, ये है डेंजरस, ये जो सबसे डेंजरस चीज है वो ये है। बात ये, क्योंकि मजहर साहब आप जिक्र कर रहे हैं, ये लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के पिछले साल 2014 सितंबर तक भी हालात पीपल्स पार्टी के साथ सही थे। मामला बिगड़ना शुरू हुआ दिसंबर में, जब ऑफिशियली एक दफ़ा नहीं कई बार अकॉर्डिंग टू, और आई विल कोट जनरल बिलाल ऑन दिस, उन्होंने कायम अली शाह साहब को बताया कि ये लियारी की सूरत हाल बिगाड़ने में कादिर पटेल, सानिया नाज, कुछ हमें इश्यूज मिल रहे हैं, आप ये चीज़ें चेक कर लें। कहते हैं वो इस तरह मुस्कुरा के हंसे जिस तरह मैं उनको कोई लतीफ़ा सुना रहा था। सो उस एटीट्यूड, और मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, ये हुआ है, ये जो गड़बड़ हुई है ये हुई है जब एपेक्स कमेटी की एक मीटिंग हुई थी, उसमें डीजी रेंजर्स ने एक प्रेजेंटेशन दी थी 230 अरब की, जिसमें आपको याद है कि बाद में एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी जिसमें 230 अरब रुपए ब्लैक इकोनॉमी के ऊपर, यस, और उसमें उन्होंने बिलावल हाउस का भी जिक्र किया था, जो मेरे लिहाज से उन्होंने बहुत आगे चले गए, जो नहीं जाना मगर सर एक वक्फा लेना है ना, मसला सिर्फ ये विशेष साइकिल है ना। क्या करें जब आपका सो कॉल्ड कप्तान आपकी बात भी ना सुने, आप उसको एतमाद में लें तो मुस्कुरा के झिड़क दे, उसके बाद फिर आप कह रहे हैं जिस तरह के तब कानूनी पावर्स नहीं थी, छापा मारा सिल्ड बिल्डिंग अथॉरिटी पे फॉर इंस्टेंस, मगर सर द फैक्ट रिमेन्स मंजूर काका भाग गया ना, निकल गया ना, इधर से कश्ती से गया, पावे जैसे भी गया, निकल गया ना, ही इज गॉन, जिसके ऊपर 30 अरब रुपए के। मैं वही बात कह रहा हूँ कि इसमें अगर आप थोड़ा सा और डीप जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि शायद ये रेजोल्यूशन जो है, इससे भी चीफ मिनिस्टर अनअवेयर थे। वो पेशावर से इस्लामाबाद जाना था उनको प्राइम मिनिस्टर से मिलने, लेकिन उनको बुला लिया गया कि आप आ जाएं, और एकदम ऑल ऑफ अ सडन रेजोल्यूशन पास कर दी गई। रेजोल्यूशन की इससे पहले 3 दिन रेजोल्यूशन पेंडिंग पड़ी रही 11 नंबर पे, और ऑल ऑफ अ सडन जो है एक दिन आए और रेंजर और वो सारे बाकी बिजनेस को साइड पे रख के आपने रेजोल्यूशन, देखिए रेजोल्यूशन पास करना असेंबली का आईनी इख्तियार था, लेकिन उसको गैर जमहूरी अंदाज में बगैर डिबेट के पास अब एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद सुमरो साहब मैं आपको नहीं भूली से बड़े सवाल जवाब आज होने, क्यों तासुर जो है वो यकीन में बदल रहा है कि करप्शन को लीगल कवर देने के लिए आप हर हद पे जाने के लिए तैयार हैं। एक वक्फा ले लें, उसके बाद FIA ने जो एक थद्दा फाइलों का उठाया है हाल ही में, वो क्या फाइलें थी, उसमें कौन से शवाहिद थे, किसके अरेस्ट एक्सपेक्टेड थे, उसका असर क्या हुआ है इस रेजोल्यूशन को लाने में। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। कयूम साहब आपसे डायरेक्ट सवाल पूछूंगी, बताइएगा क्या ज़्यादा खटका, सिल्ड बिल्डिंग अथॉरिटी पे छापा ज़्यादा खटका था, डॉक्टर आसिम का उठाना लास्ट नेल इन द कॉफिन था, चीफ सेक्रेटरी मेमन साहब जो बेल पे अभी हैं उनका इशू था, क्या इशू था एग्जैक्टली सर? बिकॉज अब आपका ये क्लेम कि जो जहाँ गलत है उसे बिल्कुल उठाया जाए, ये तो आपने खुद ख़त्म कर दिया, इट डज़ नॉट एग्जिस्ट सर। आपको एज ऑफ राइट नाउ अपनी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। आप कहते हैं पहले हमें दिखाओ, हमें प्रूफ करेंगे, पावे वो उसकी गुंजाइश कानून में हो कि नहीं हो, फिर तुम आगे बढ़ोगे। और इन द मीन टाइम अगर कोई भाग गया, कश्ती से भागे, इमिग्रेशन के थ्रू गलत निकल जाए, जिस तरह भागे वो अलग बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, सिंध गवर्नमेंट ने जो कल रेजोल्यूशन पास किया है, आइन का किताब मेरे सामने, और आप तमाम मेरे से भी शायद बेहतर आइन समझते हो, मैं अपने आप को इसका एक शागिर्द ही समझता हूँ। अगर आइन के आर्टिकल 147 के तहत हमने जो कुछ किया है गलत किया है, और आइन से हट करके या आइन से मावरा कोई इक़दाम उठाया है, तो फिर तो बात आपकी सही होगी। आइन के अंदर जो हमें सिंध गवर्नमेंट को या तमाम सूबों से इसी पे गौर कर रहे थे, अगर आपको बात नहीं समझ आई तो क्या करें? आपको पढ़ के बताया है कौन सी फेडरल लेजिस्लेशन के तहत कौन से एक्ट्स के थ्रू अथॉरिटी रेंजर्स के पास है। नहीं, अगर आप कह रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो आई एम वेरी सॉरी, आपके इस तरह के रिमार्क्स पर्सनल जो है तो ये अच्छी बात नहीं है। ये लिखा हुआ है, ये आइन लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, अभी मैं पढ़ के सुना रहा हूँ ताकि फिर सबको समझ में आए। आइन में ये सूबों को अख्तियारात दिए गए हैं कि सूबे की मर्ज़ी है और उनकी मर्ज़ी के बगैर
उन जो है आप ये एक एक जुमला अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं ताकि फिर आपको समझ में आ जाए मुझे, तो कंडीशनल और अनकंडीशनल। अब कंडीशनल और अनकंडीशनल क्या चीज़ें हैं? अगर हम वफाक से कोई मदद मांग रहे हैं, मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आप बुरा ना माने ना, आप शैला रजा, आपके तमाम सीनियर लोग जो हैं वो इस अनकंडीशनल और कंडीशनल को दिल पे लेके बैठ गए। इसके ऊपर भी 2 लाइनें हैं, इसके नीचे भी 2 लाइनें हैं। तो मैं कह रही हूँ ऊपर ये लाइन है कि 18th अमेंडमेंट के बाद, 18th अमेंडमेंट के बाद देखें, बिकॉज़ अब एटीसी के तहत रेंजर्स कराची में मौजूद है। एटीसी क्या है सर? वफाक का बनाया हुआ कानून है जो लागू हो रहा है इधर मेरे भाई। लेकिन अगर उसको सिंध गवर्नमेंट ने सिंध असेंबली से उस रेजोल्यूशन को पास कराया है तो कौन सी ऐसी बात हो गई है जिसके लिए पहले तो सारे शोर शराबे कर रहे थे? कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये आप मुझे बता दें, एतराज किस बात पे है? अमेंडमेंट पे ये 140 किस बात पे एतराज है? आप मुझे बता दें, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप मुझे ये बता दें, अगर 147 के तहत हमने अपने अख्तियारात जो है प्रोविंशियल असेंबली के थ्रू, सिर्फ आपसे सवाल है कि जो नेक्सस है सियासत और ऑर्गेनाइज क्राइम के दरमियान, जिसको तोड़ने के हवाले से कल तक सब जो हैं शाना बशाना खड़े थे, उसके ऊपर महसूस अब ये हो रहा है कि आप उस कश्ती में सवार नहीं हैं। ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है और खुसूसन हमेशा ये बदकिस्मती रही है इस मुल्क की कि पीपल्स पार्टी के हवाले से यही सोच परवान चढ़ती है। 12 साल भी आप लोगों ने वही कुछ किया जो आज दोबारा करने जा रहे हो। 11 साल आपने आसिफ जरदारी को जेल में रखा, 18 साल के बाद आपने कहा कि ये सारे केस झूठे हैं। आप तो देखें, मुझे आप खुद बता दें कि 11 साल सजा देने के बाद मैं मुझे कोई एतराज नहीं। देखिए, मैं किसी क्रिमिनल बंदे को यहाँ पे दिफा नहीं कर रहा हूँ। हमारा सिस्टम माशाल्लाह इतना कमाल है कि वो पेपर ही सारे गुम गए। ये किसी ने नहीं कहा झूठे हैं, उन्होंने कहा कि जब तक सबूत नहीं लाओगे तो ये फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा अदालत में, ओरिजिनल पेपर लाओ। नहीं मेरी बहन, एक केस तो नहीं है ना, सारे केसेस थे 8-9 रेफरेंस थे आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ, सब में पेपरों की तो बात नहीं हुई थी ना। बाकी जितने भी केसेस हैं वो सारे खत्म हो गए, एक केस बाकी रहता है एसिड्स का। बाकी आप मुझे ये बता दें, इसका इंसाफ कौन देगा? अगर 11 साल आपने आसिफ जरदारी को जेल में रखा, उसका इंसाफ कौन देगा? लेकिन मैं एक सवाल कर सकता हूं। देखिए, मैं बात पूरी करूं, मुझे ये दुख है आज ये सारे वो लोग ऑपरेशन के ज्यादा हिमायती हो गए जिन्होंने ऑपरेशन को रोक के रखा हुआ था, जिन्होंने डायलॉग की बात की थी, जिन्होंने दहशतगर्दों के साथ जो है दफ्तर खोलने की बात की थी, जिन्होंने जो है कहा था कि आप हमारे सूबे में क्यों हमें मार रहे हैं, आप जाए दूसरे सूबों में ये बम ब्लास्ट करें, पंजाब में क्यों करते हैं? आप राना सनावाला की वो तकरीरें क्यों भूल जाते हो जो दहशतगर्दों के साथ खड़े हो जाते हैं? आप मुझे जवाब दें। देखिए, अगर आप लोग ये बार बार सिंध के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं कि हम किसी क्रिमिनल लोग को बचा रहे हैं या किसी करप्ट आदमी को बचा रहे हैं, तो आप राना मशहूद को बचा रहे हैं। आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है, आपके जो मिनिस्टर फाइनेंस के ऊपर जो केस है, आपके ऊपर जो 150 केसेस बने हुए हैं जिसमें आपने आईजीआई बना करके पैसे लिए, ये सारी बातें भूल जाते हो, सिर्फ आकर सिंध पे आकर सारे खड़े हो जाते हो। तो अब उसका ऑपरेशन गैर सियासी रहे, इसलिए कप्तान को अपना किरदार, कायम अली शाह को अपना किरदार अदा करना होगा। ये कहिए ना, देखिए कप्तान के जो अख्तियारात हैं उनको आप अख्तियार इस्तेमाल करने से, बेतुकान बोलने से आपका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो जाएगा। आप ये समझते हैं इतना बोलते जाएंगे तो क्या बोले, मैं भी बोलता जाऊंगा, फायदा क्या होगा? वफाक का कैप्टन है, वहां पे ऑपरेशन यकीन कीजिए, आप अगर मौलाना हजरत अल्लामा आसिफ जरदारी साहब दामो बरकातो आलिया को आप अभी उम्रा करके आए ना, अभी भी आप आवाम को कह दीजिए, नाम ले दीजिए, खुदा की कसम मैं कहता हूँ मैं सियासत छोड़ दूंगा, कोई ये कह के ये नाम ये अच्छे हमने माफी मांग कर नहीं गए थे, हमने 10 साल की माफी नहीं थक गए कहते कि सरे महल हमारा नहीं है, हमने और जब बिकने लगा आप पैसे लेने वहां पहुंचे, आईजीआई बना करके पैसे नहीं लिए थे, समझ नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं किया, वहां से हार निकला जिम्मेदार आदमी होकर के आप क्या बात करें स्विट्जरलैंड की बेंच से, तो आपने कहा नहीं ये हमारे नहीं है, और जिस वक्त वो सारा काम खत्म हो गया आपने क्लेमेंट डाल दिया लेकर के यहाँ से चले गए थे, हमने तो जेल भुगते हैं, आसिफ जरदारी जेल भुगता है, आप इस तरह की बात करें के ऊपर जब बारी आई। वापस टॉपिक पे आ जाते हैं सुमरो साहब, हम टॉपिक पे आ जाते हैं, आप भी सांस लीजिए, बीपी ना हाई कीजिए, टॉपिक पे आ जाते हैं। वाडा साहब, अब मुझे देखिए ना, बताइए, ये एक विक्टिमाइजेशन का एक तासुर है, और मुझे लगता है टू बी फेयर बदकिस्मती से इतने एड हॉक फैसले हुए हैं फेडरल गवर्नमेंट से, आपकी सिविलियन लीडरशिप से, आपकी मिलिट्री लीडरशिप से, इस ऑपरेशन के हवाले से, कि ये अल्टीमेटली होना था,
ये इस ऑपरेशन को मुतनाज़ और सियासी होना ही था, बिकॉज एड हॉक फैसले थे सर। अब अनफॉर्चुनेटली एज ऑफ राइट नाउ जहां हम खड़े हैं, मुझे बता दीजिए सर कि मुस्लिम लीग नून की तो इनसे पूछेंगे, बड़ी सख्त डिफ़िकल्ट पोजीशन है। अभी क्या फैसला करते हैं, क्या कहते हैं, इनके लिए मुश्किल है, बिकॉज अगर ना कह दें तो फिर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है पीपल्स पार्टी के लिए, वो भी इनके लिए बड़ा मसला है, वो भी मियाँ साहब नहीं करना चाह रहे। और अगर कुछ ना कहें तो फिर जी वो फौज भी साथ खड़ी हुई है, वो भी आंखें दिखा रही है, इधर भी मसला है। मुझे ये बताइए सर कि अब ये बार बार जो मियाँ साहब, जनरल राहील शरीफ साहब कहते हैं इस ऑपरेशन को मंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे, वो मंतकी इंजाम है क्या, ये आप जानते हैं? महर साहिबा, मेरा तो ख्याल है कि देखें जी, जो सिचुएशन अब चल रही है, मंतकी अंजाम तो ना पहले कभी हुआ है ना इस बार कुछ होगा। अब जो फेडरल हुकूमत है, रोयल अजहर साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एडमिट की करेजियसली, लेकिन चौधरी निसार साहब अकेले खड़े हुए हैं, वो बेबस भी हैं, अकेले भी है, करना भी चाहते हैं, दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, ज़बान से कुछ और निकल रहा है। फेडरल हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए डायरेक्टली नहीं आएगी, लेकिन अब प्रेशर बहुत बिल्टअप हो गया है, ताजर भी आ गए, सिविल सोसाइटी भी आ गई है, और जिन्होंने डायरेक्शन दिखाई थी नेशनल एक्शन प्लान के तहत आर्मी ने, ये वो भी जवाब दे होंगे कि अगर ये डिसकंटिन्यू इन बिटवीन हो गया तो दिस इज़ वेरी क्लियर। अब बात आ गई कि अब ये जो कह रहे हैं सुमरो साहब के जी आइन है, आइन तो इसमें अप्लाई इसलिए नहीं होता कि ये फेडरल है, आप पहले वक्त से समझा रही हैं, और मेरे ख्याल से हर आदमी को समझ जाना चाहिए। पीपीए का कानून इसके अंदर लागू है विच इज़ फेडरल, एटीए का कानून है वो भी फेडरल है, ऑन टॉप ऑफ इट कोर्ट की डायरेक्टिव बड़ी क्लियर है, तो तीनों एम्बिट्स हैं। और सर आप मुझे फिर सिंपल ये बता देना, देखिए ना, उस चीफ सेक्रेटरी से इजाजत लेनी पड़ेगी जो खुद गैर कानूनी अलॉटमेंट के केस के अंदर जो फंसा हुआ है। जी देखिए, ये मुझे मंतक ही नहीं समझ आ रही। ये तो क्लीन चिट है। अब आपका एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का जो हेड था वो भी करप्शन के अंदर उठा लिया गया था 4-5 महीने पहले, यानी कि इट्स अनफैथमेबल जो रिडिकुलसनेस है सिचुएशन की। मज़हर अब्बास साहब मुझे बताइए, अभी हाल ही में FIA ने कोई बहुत बड़े डिब्बे उठाए हैं, कोई बड़ी तगड़ी फाइलों के, तो एक वक्फा लेना है मुझे, वक्फे के बाद मुझे बता दीजिए इन फाइलों में ऐसा था क्या। न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब बताइएगा, हाल ही में बहुत अननर्व दिखाई दी सिंध गवर्नमेंट कुछ फाइल्स के हवाले से जो FIA ने छापा मार के उठा ली। इस पूरे सिचुएशन का, इस इंसिडेंट का इस रेजोल्यूशन पे कितना इम्पैक्ट हुआ है इसको लाने में? देखिए मेहर, अगर ये वाकई सिंध पर हमला हुआ होता ना, और वाकई जमहूरियत खतरे में डाल दी जाती और वाकई सियासी कारकुनों के साथ कोई ज्यादती हो रही होती, तो मेरा ख्याल है हर आवाज इनके साथ खड़ी होती। चंद बिल्डर्स को बचाने के लिए ये करारदाद लाई गई है, और ये अभी खुद ये नाम ले रहे थे, अभी खुद ये कह रहे थे, और आप देख लें, आप लिस्ट उठा लें, और ये जो इसका जो फॉल आउट है ये उन सारी चाइना कटिंग की। अब आप मुझे बताएं, चाइना कटिंग के सिलसिले में अगर कोई गिरफ्तारी होनी होगी तो क्या वो गिरफ्तारी मुमकिन होगी? नहीं होगी। और दूसरे ये बात ठीक है, ये जो आर्टिकल 147 कोट कर रहे हैं सुमरो साहब, ये बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 147 अपनी जगह ठीक होगा। ये ख्याल कब आया इस आर्टिकल का? ये तो रेंजर्स तो बहुत अरसे से यहाँ थी, और ये भी देखिए, ये भी हम जब ये कहते हैं ना कि पुलिस बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती, रेंजर्स सिंध में मौजूद थी, लेकिन 95 का ऑपरेशन प्योरली पुलिस ने किया था, और फौज को विड्रॉ करके पुलिस को इख्तियार दिया गया था। तो आप तो अच्छी पुलिस अगर आप लेकर आए, अच्छे पुलिस ऑफिसर्स लगाएं, तो पुलिस ऑपरेशंस भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। चीज ये है कि नियत क्या है, क्या कोई पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ बुरा हुआ जिसके बिना पे आपको एकदम आर्टिकल 147 का ख्याल आया? मज़हर साहब, बिकॉज वक्त कम रह गया है, अब देखिए ना, जरदारी साहब उम्रे पे थे, बिलावल इधर थे, वो कितने बाइख्तियार हैं हम भी जानते हैं। ये स्ट्रिंग्स फिर पुल कहाँ से हो रहे हैं सर? बिकॉज मैं सीनियर तरीन लोगों से रात गए तक जब बात हो रही थी, दे हैड नो आइडिया। इधर सेनेटर गनी साहब बैठ के कह रहे हैं कौन सी 4 कंडीशंस, दीगर लोग कह रहे हैं कोई कंडीशन इम्पोज नहीं होगी, हम बस मसल स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। द फैक्ट इज कि ये कहीं से जी देखिए, मुझे मेहर ये बताएं कि पहले थी शर्जील मेमन मिनिस्टर थे, शर्जील मेमन को चेंज कर दिया गया। उवैस मुजफ्फर यहाँ क्या कहकर यहाँ से वो गए थे कि उनकी किसी कजन की डेथ होगी, उसका जनाजा लेने जा रहे हैं, वो निकल गए। शुएब सिद्दीकी एडमिनिस्ट्रेटर आप भूल गए, वो निकल गए। उठाकर देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा निकल गए कि गड़बड़ कहाँ है।
बस बड़े बड़े तो सब बाहर बैठे हैं। अब मसला ये जो बच्चे कुछ थोड़े रह गए, कादर पटेल साहब भी बाहर हैं, वो खैर वो तो दुखी हैं कुछ बातों पे। इंक्वायरी शेल्फ हो जाएंगी, सारी इंक्वायरी शेल्फ हो जाएंगी, सारी JITs रुक जाएंगी, JITs क्योंकि अब डिस्ट्रस्ट बढ़ गया है। एब्सोल्युटली, जिस बात के ऊपर मैं आ रही थी, जो पहले डिस्ट्रस्ट था एपेक्स कमेटी तक महदूद था, अंदर बात हो जाती थी, बाहर जाके अपने छापे हो जाते थे, वो अब मंजर आम पर आ चुका है। अब देखिए मेहर, सिर्फ एक पॉइंट, अगर यही करारदाद लानी थी, अगर यही अमेंडमेंट्स करनी थी, तो एपेक्स कमेटी की जो एक हफ्ते पहले मीटिंग हुई थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी थे, आर्मी चीफ भी थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध ने जो कप्तान है, उन्होंने उस एपेक्स कमेटी की मीटिंग में ये क्यों नहीं रखा कि हम ये करारदाद ला रहे हैं। वो फोरम तो रेंडर यूजलेस हो चुका है। सॉरी टू से मदर साहब से इजाजत लेके मैं एक छोटी सी बात कर दूं यहाँ पे। मैंने आप पहले भी कहा था कि ये आपका हक था, आप करारदाद ले आए, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि इससे नुकसान क्या होगा? एक परसेप्शन आ गई पहले थी कि सियासतदान जो है ना वो एक शजरे ममनू है, क्या बुरे। तो इससे तो मेरा ख्याल है मुझे भी शर्म आएगी बात कहते हुए कि मैं एक पॉलिटिशियन। तो ये करना क्यों आप पहले भी आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए, बहुत ज्यादा आपको एहतियात करनी चाहिए हर काम में। क्यों आप करते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप इस मुल्क, जैसे आप वाडा कह रहे थे ना कि नहीं होगा, नहीं, मैं इनके साथ इस पे इत्तेफाक नहीं करता। अब मामलात कहीं ना कहीं जाके रुकेंगे जरूर। सर मेरा वक्त खत्म हो रहा है, सुमरो साहब बताइएगा। देखिए ना, वाइट कॉलर क्राइम को भी नैप करना, पकड़ना एक एक्सपर्टीज है, रेंजर्स के पास नहीं है, हर एक के पास नहीं होती। और करप्शन के ऊपर आप लोगों की जो एक कारकर्दगी रही है वो जबरदस्त बेंचमार्क नहीं सेट हुआ अनफॉर्चुनेटली। तो बताइए, वाइट कॉलर क्राइम हो, दीगर चीजें, इन सबको शेल्फ कर दिया जाए। ऑपरेशन के हवाले से, रेंजर्स के अख्तियारात के हवाले से कोई इख्तिलाफ नहीं है। रेंजर्स अपने वही अख्तियारात जो पहले भी थे वही अभी इस्तेमाल करें। लेकिन एक सवाल जहाँ बार बार ज़रूर पैदा हो रहा है कि आखिर ये सारी चीज़ें एक सूबे तक महदूद क्यों है? पंजाब तक क्यों नहीं, बलूचिस्तान क्यों नहीं, KP तक क्यों नहीं? ये सारा मलबा सिर्फ एक प्रोविंस तक क्यों महदूद है? इसका जवाब आप इन हुक्मरानों से क्यों नहीं पूछते हो जो मरकज़ में जिम्मेदारी से बैठे हुए हैं? उनका ये फ़र्ज नहीं बनता? आज भी जितने भी कलदम ऑर्गेनाइजेशन के दफातर हैं वो पंजाब में है, क्या उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ? आज तक इनसे पूछो, जब इनसे संजीदगी से कोई सवाल करते हैं क्या कलदम तंजीमों के जितने दफातर हैं वो पंजाब में नहीं है? क्या उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ? अच्छा सर, अब टाइम नहीं है सवाल का, हम टॉपिक पे रहते हैं ना, कल कर लूंगी। वाडा साहब बात कीजिए। मेहर साहिबा, देखिए मसला ये है कि हमारे पास ना कोई मैकेनिज्म है पैसे रिकवर करने का, ना हमारे पास एक्सपर्टीज है, ना हमने आज तक किसी को पकड़ा है। जितने पकड़े थे, पकड़ने चाहे थे, वो सब निकल गए हैं। कोई चीज किसी डायरेक्शन में नहीं है, आधे ज्यादा मेन तो निकल गए हैं। कोई पैसा रिकवर करेगा मैकेनिज्म नहीं, सजाएं आप नहीं करवा सक रहे, प्रोसिक्यूशन आपकी पॉलिटिसाइज है, जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बदकिस्मत ना इस्तगासे को मजबूत किया है, ना अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर काम किया है। एंड में सिर्फ इतना ही कि इस पूरे इशू के थ्रू हुआ क्या है आपका, कि आपका तीसरा फरीक जो आप लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज रेंजर्स के नाम से जिसे जानते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो भी सियासी लगने शुरू हो गए हैं। इस पूरी तगोदो में DG रेंजर्स का बयान आया है कि ऑपरेशन तो जारी रहेगा चाहे कोई माने या ना माने। बड़ा गैर ज़रूरी सियासी बयान है, ये नहीं देना चाहिए था, नहीं बात बनती जब पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर इतनी कन्फ्यूजन और टग ऑफ वॉर ऑलरेडी जारी है। मगर बहरहाल इसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं पे है कि क्यों वफाक और सूबा साथ बैठ के इस इशू को नहीं रिजॉल्व करते कि रेंजर्स, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो हैं वो जितने अनकॉन्ट्रोवर्शियल रखे जा सके उनको रखा जाए। ऐसा नहीं हो रहा, हम मुंतज़िर ज़रूर रहेंगे कि ऐसा किया जाए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।